हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चंदों की कर नीति। ठीक है, हमने चंदों का प्रशासन जो है देख लिया था, शासन भी हमने देख लिया था, किस तरीके से ये लोग अपने प्रशासन को चलाते थे और कहाँ कहाँ से जो है, जैसे मुगलों से इन लोगों ने क्या क्या सीखा और उस तरीके से उन्होंने अपने शासन में जोड़ दिया। ठीक है, नेपाल से इन्होंने क्या क्या सीखा, तो वो चीज़ें जो है इन्होंने भी अपनाई और किस तरीके से ये लोग क्या करते थे, मतलब लेन देन पैसों का कम चलता था और अनाज के थ्रू या फिर मतलब बदले वाली चीज़ों से ज़्यादा जो है चला करता था। तो आज हम इनकी कर नीति देखते हैं। कर मतलब कि किन किन चीज़ों पर जो है टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, कर मतलब टैक्स। तो टैक्स किन किन चीज़ों पर लगाया जाता था और कौन कौन सा टैक्स लगाया जाता था, किस चीज़ पर लगाए जाने वाले कर को और किस नाम से बुलाते थे, ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, चंदों के शासन के, अभी हम कुमाऊँ के चंद्रवंश को ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंदों की कर नीति में हमने देखा कि कौटिल्य ने जिन सप्तांग राज्य सिद्धांतों के अंतर्गत 7 अंगों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने, कौन थे कौटिल्य? अर्थशास्त्र लिखी थी ना जिसने, तो उन्होंने जिन सप्तांग 7 अंग यानी कि राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का उन्होंने उल्लेख किया है, उनमें एक अंग कौन था? कोश। कोश मतलब जहाँ पे धन के बारे में जो है अर्थव्यवस्था की चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, उसको कोश कहते हैं। ठीक है, तो अतः स्पष्ट है कि कोई भी राज्य बिना कोश के नहीं बिना धन पानी के कोई भी राज्य नहीं, घर नहीं चल सकता, तो राज्य तो बहुत बड़ी बात है ना। तो बिना धन के कुछ नहीं हो सकता आजकल, तो उस समय पे भी जो है बिना कोश के कुछ नहीं हो सकता था। अतः स्पष्ट है कि कोई भी राज्य जो है बिना कोश के नहीं चल सकता। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर भारतीय राजाओं ने सदा से अपने पास एक भरपूर कोष रखने का नियम बनाया। इसीलिए जो है, क्योंकि उनको, जो राजा महाराजा होते थे, इनको पूरा राज्य देखना होता था। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा जिसके पास धन होगा वो उतना शक्तिशाली राजा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा धन जिसके पास होगा उतना ज़्यादा वो शक्तिशाली होगा, राज्य संपन्न होगा। तो इसीलिए जो है राजा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र विजित करने की सोचते थे। तो इसी तरह से जो है कोष की संपूर्ति के लिए उपज का, मतलब जैसे जो किसान हैं वो जितना उपज कर रहे हैं, जितना उत्पादन हो रहा है, तो उसका 6वां भाग जो है किसानों से ले लिया जाता था कर के रूप में। ठीक है, जैसे मान लो 10 किलो अनाज हुआ है तो उसका 10 का 6वां भाग जो है वो किसानों से अपने पास रख लेंगे। तो राज्य की भूमि से होने वाला तमाम वस्तुओं जैसे कि जंगल, खान, जल हो गया, शराब, इन सभी पर जो है करों का निर्धारण किया। किंतु राजकोष को भरने के लिए भारत में भूमि और उसी की उपज ही सदा से एकमात्र साधन मानी जाती रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे वहाँ किसानों का देश था हमारा। ठीक है, मिट्टी की बहुत बड़ी कीमत थी हमारे वहाँ। जो भी चीज़ें हमारे वहाँ, मतलब पहले इतने मकान वगैरह नहीं होते थे, खेती बाड़ी ज़्यादा हुआ करती थी ना, तो पहले हमारा जो भी राजकोष भरा जाता था वो इसी तरीके से भूमि और उसकी उपज से ही भरा जाता था। ठीक है, तो यही एक प्रमुख साधन हमारे वहाँ माना जाता था भारत में। इसी सिद्धांत का परिपालन कर चंद राजाओं ने भी जो है प्रजा पर तरह तरह के कर लगाना जो है शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त विजित प्रदेशों में, जिन प्रदेशों को ये लोग विजित करते थे, जैसे कि अगर इन्होंने डोटी राज्य विजित किया है, सोरसीरा, तो वहाँ पर जो है ये लोग भी क्या करते थे, लूट मार करते थे, संधि करते थे कि तुम ठीक है हमने तुम्हें जीत लिया है, चलो तुम राज्य तुम ही रखो, लेकिन संधि होगी, या तो तुम हमें राज्य दो, नहीं तो फिर एक संधि करते हैं कि तुम जो है हमें कर दोगे, कितना कर दोगे वो चीज़ जो है लिख ली जाती थी कि तुम हमें हर वर्ष या हर महीने इतना कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ें होती थी। तो इस तरीके से जो है जो विजित प्रदेश होते थे वहाँ के लूट के माल को वो ले लेते थे और संधि के फलस्वरूप भी धन प्राप्ति से राजकोष की जो है पूर्ति की जाती थी। ठीक है, तो ये सब साधन जो हुआ करते थे राजकोष को भरने के। चंदों के समय जमीन का वास्तविक स्वामित्व जो है राजा में निहित रहता था। ठीक है, जो वास्तविक स्वामित्व रहता था वो राजा में ही निहित रहता था, कि असली स्वामी कौन होगा? राजा होगा। प्रजा उसकी खायकर थी और तब तक राज्य की भूमि पर अपनी आजीविका चला सकती थी जब तक राजा उसे चाहे। ठीक है, जो प्रजा थी वो खायकर थी और तब तक ही वो भूमि पर अपनी आजीविका, मतलब अगर खायकर मतलब वो उस जगह पर, मतलब मेन जो है वो भूमि राजा की होगी, लेकिन जो प्रजा है वो उस भूमि में काम करेगी जब तक वो राजा चाहेगा कि ये भूमि पे यही इंसान काम करे। ठीक है, तब तक वो भूमि
पर वो आजीविका चला सकती थी। प्रजा की बात हो रही है, जब तक राजा उसे चाहता था। तो जो राजा है वो भूमि को रौंत में, गूंठ में या फिर विष्णु प्रीति में जिसे जमीन देता था वो क्या कहलाता था? थातवान। मतलब थातवान मतलब राजा जो है जमीन दिया करता था। रौत मतलब पुरस्कार में हमने बताया था कि बहादुरी के जैसे युद्ध में कोई सैनिक मारा गया तो उसकी फैमिली को रौत में, या नहीं भी मारा गया उसने ऐसा कुछ वीरता वाला काम किया है तो उसको बहादुरी में जो है, बहादुरी स्वरूप उसको पुरस्कार में रौत में भूमि दी जाती थी। मंदिरों में जो दान की जाती थी पंडितों को, वो गूंठ की उसको गूंठ कहा जाता था। ठीक है, विष्णु प्रीति। तो जिनको जो है इन सब में भूमि दान में दी जाती थी, तो जिसको ये भूमि दान दी जाती थी वो इंसान क्या कहलाता था? उस भूमि का थातवान कहलाता था। ठीक है, थात का जो तात्पर्य होता था वो जमीन से होता था। थात मतलब जमीन कहते थे, जो जमीन है, जो दान में जो जमीन दी जा रही है उसको थात कहा जाता था। और जिसे वो जमीन दी जा रही है, जिस इंसान को वो जमीन दी जा रही है, वो उस थात का थातवान कहलाएगा, यानी कि उस जमीन का जमींदार, इस टाइप से आप ले सकते हो। तो जमीन उस थात का थातवान वो इंसान कहलाएगा। ठीक है, जिसको ये जमीन दी जाती थी। तो खाए कर यानी कि खाई हुई जमीन पर कर देने वाला या सिरतान, ये दोनों शब्द जो हैं चंदों के समय के ही हैं। यानी कि चंदों के समय पे ही जो भूमि पर जिस भूमि पर जो है कमा के खाता था, मतलब उपज करता था गेहूं धान की या अनाज की, और उसको जो है कर देता था और आधा खुद खाता था, तो उसको उन लोगों को खाएकर कहा जाता था। और सिरतान, ठीक है, सिरतान भी जो है यही होते थे। तो खाएकर अनाज और नकदी दान दे, जैसे जो खाएकर लोग होते थे, मतलब जो जिनके पास जो भूमि है वो खाएकर स्वरूप होती थी, तो वो लोग अनाज भी देते थे और पैसा भी देते थे। ठीक है, अनाज भी देंगे वो कर के स्वरूप में, और पैसा भी देंगे, नगद भी देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें देने वाले लोग खाएकर होते थे। ठीक है, जो अनाज भी देते थे और नकद भी देते थे। ठीक है, तो नकद और अनाज दोनों चीज़ें कर के रूप में देने वाले लोग क्या कहलाते थे? खाएकर कहते थे। लेकिन सिरतान उस आसामी का नाम था जो नकद टैक्स या कर देता था, यानी कि इसको अनाज नहीं देना पड़ता था। जो सिरतान लोग होते थे इनको अनाज नहीं देना पड़ता था, ये लोग सिर्फ टैक्स देते थे या फिर कर देते थे, मतलब कर कोई टैक्स कहते हैं, तो ये लोग कर देते थे। ठीक है, सिरतान लोग। तो यहाँ पे हमने दो अंतर क्या समझे कि खाएकर जो थे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि खाएकर क्या होते हैं? खाएकर वो लोग होते हैं जो अनाज और नकदी दोनों देते हैं दान में, और सिरतान वो लोग होते हैं जो सिर्फ टैक्स देते हैं, अनाज नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है ये। थातवान पेपर में आ चुका है, सिरतान भी आ चुका है। ठीक है, तो थातवान जो है होता था वो उसे जब चाहे हटा सकता था। इसके अलावा पहाड़ों में कैनी भी होते थे। कैनी कौन होते थे? जो भूदास कहे जाते थे। ठीक है, तो ये जो है घटिया किस्म के खस होते थे। राजा जब कोई भी ज़मीन किसी व्यक्ति को उसकी बहादुरी के लिए रौत में देता था, तो उस ज़मीन में पहले से रह रहे किसानों को निकाला नहीं जाता था। मतलब मान लो किसी को बहादुरी के लिए रौत में भूमि दे दी राजा ने, तो ये लोग क्या करते थे? जिस भूमि, अब राजा जो भूमि देता था उस भूमि पे पहले से भी तो कोई काम करता होगा, है ना? तो जो पहले से काम करता था उस भूमि पे, उसको ये लोग क्या करते थे? उसको निकालते नहीं थे ये लोग उसको क्या करते थे? उसको कहते थे कि ठीक है, तुम काम करते रहो, इसी भूमि पे काम करते रहो। ठीक है, तो वही जो ये जिनसे ये कहते थे कि तुम इसी भूमि पे काम करते थे, तो जो मतलब जो पहले उस भूमि पे काम करते थे वही लोग क्या हो जाते हैं? राजा के द्वारा जब भूमि किसी और को दी जाती है तो वो बेचारे क्या हो जाते हैं? पैदल हो जाते हैं, और फिर वो लोग जो है कैनी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि भूदास, यानी कि जो जिसको रौत में भूमि दी जाती है, ये उस भूमि में पहले से काम कर रहे लोगों को उसी भूमि में दास की तरह रख लेते हैं। ठीक है, दास की तरह। तो दास की तरह मतलब एक उसकी तरह काम कराते हैं कि अब ये तुम्हारी तो है नहीं, अब तुम लोग इसमें काम करो और थोड़ा बहुत तुम्हें खाने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो ये लोग, इन्हीं लोगों को जो है कैनी कहा जाता था। मतलब पहले ये तो उस ज़मीन पे ये लोग काम करते थे, लेकिन राजा ने अब किसी और को रौत में दे दी, तो ये बेचारे जो है दास बन जाते थे। ठीक है, तो इनको जो है कैनी कहा जाता था। तो यहीं पे यही लिखा है कि राजा जब कोई ज़मीन किसी व्यक्ति को उसकी बहादुरी के लिए रौत या पुरस्कार में देता था, तो उस ज़मीन में पहले से रह रहे किसानों को निकाला नहीं जाता था, वरन उन्हें नए थातवान के अधीन उसका कैनी बनना पड़ता था। ठीक है, तो जिसको रौत में भूमि दी है वो तो थातवान बन गया, तो थातवान के नीचे जो है उसको उसी भूमि पे काम करना पड़ता था, और वो क्या कहलाता था? कैनी कहलाता था। नया थातवान उनसे अपनी ज़मीन में काम कराता था। जो नया थातवान होता था
वो उनसे क्या करता था, अपनी ज़मीन में काम कराता था। और थातवान की ज़मीन का उपभोग करने के बदले थातवान उनसे तरह तरह के काम लेता था। ठीक है, थोड़ा बहुत वो खाने के लिए दे देता होगा, लेकिन उनसे जो है ये भूमि पे काम कराने के अलावा कैनी लोगों से ये लोग अन्य काम भी करवा लेते थे अपने। ठीक है, जो पर्सनल काम होते थे वो भी करा लेते थे। परगनों के भंडारों में, जैसे कि परगनों के भंडारों में जमा राजकर जो अनाज का छठा भाग जो देना पड़ता था कैनी खसों के द्वारा ही राजधानी में, मतलब कि ये लोग क्या करते थे, जो छठा भाग कर के रूप में दिया जाता था ना राजा को उपज का, तो वो बोरियां भी जो है इन कैनी लोगों से ही जो है भिजवाई जाती थी। ठीक है, राजमहल में कैनियों द्वारा ही राजधानी में भिजवाई जाती थी, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो उस टाइम होती नहीं थी, तो या तो डल्लब वल्लब में, बैलगाड़ी वगैरह में जो है ये लोग पहुँचाते थे राजधानी तक उस छठे भाग को करके। ठीक है, तो थातवान को दी गई जमीन के ताम्रपत्र में राजा लिखवा देता था कि घरकुड़ी वन छोड़कर शेष जमीन दी जाती है। ठीक है, क्या लिखता था, ये याद रखना कि थातवान को जब जमीन दी जाती थी तो राजा ताम्रपत्र में क्या लिखता था, ये लिखता था कि घरकुड़ी वन छोड़कर शेष जमीन दी जाती है, ऐसा लिखता था। ठीक है, कैनी खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे। कैनी की भांति ही छौड़ा, मैंने बताया था ना कि छौड़ा और छोड़ी भी होते थे जो दास के रूप में काम करते थे, जो घरेलू काम करते थे लोगों के, उनको छोड़ा या छोरी कहते थे। तो कैनी कौन होते थे, कैनी के खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे, और उसी की तरह जो है जो घरेलू नौकर होते थे उनको छौड़ा कहते थे। ठीक है, जो घरेलू नौकर होते थे, मतलब जो घर के काम करते थे, उनको छोड़ा कहा जाता था, और जो दासियां होती थी उनको छौड़ी कहा जाता था। ठीक है, छोड़ा छोड़ी। अस्कोट के रजवार छोड़ों को सेवक और विश्वा कहते थे। जो अस्कोट के रजवार होते थे उनको उनके जो छोड़े होते थे, मतलब जो उनके नौकर होते थे, घरेलू नौकर, तो उनको जो है या तो सेवक, वो लोग छोड़े छोड़ा नहीं कहते थे, वो लोग क्या कहते थे, सेवक कहते थे या फिर बिस्वा कहते थे। क्या कहते थे, या तो सेवक कहते थे या तो बिस्वा कहते थे। तो ये लिख लेना आप कि जो घरेलू नौकर होते थे चंद शासन में, उनको क्या कहा जाता था, उनको छोड़ा, और दासियों को छोड़ी कहा जाता था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो अस्कोट के रजवार थे उनके वहाँ छोड़ों को क्या कहा जाता था, या तो सेवक कहा जाता था या फिर बिस्वा कहा जाता था। ठीक है, और ये इनके थातवान से इनके लिए टैक्स भी वसूलते थे। ठीक है, महेंद्रपाल रजवार ने साहू, सोल, सेवक, पौरी, दंडे नामक कर भी प्रजा पर लगाए थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो महेंद्रपाल था, रजवार था ये, इसने जो है साहू, सेवक, पौरी, डंडे, इस तरह के इन नामों के जो है प्रजा के लिए कर लगाए थे। जहाँ पे डंडे का शब्द का क्या अभिप्राय है, दंडाधिकारी के बजाय दाढ़, यानी कि डोली या पालकी ढोने वालों के लिए, यानी कि जो डोली पालकी ढोते थे ना शादी ब्याह में, तो उनके लिए जो है ये डंडे कर लगाया जाता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। कि कैनी ही राजधानी राजाओं की पालकी, यानी कि जो कैनी लोग होते थे ना, वही लोग राजाओं की, जैसे राजा महाराजा के यहाँ शादी होती थी तो जो डोला पालकी उठाई जाती थी वो कौन लोग उठाते थे, यही कैनी लोग उठाते थे। ठीक है, तो इन पर भी जो है कर लगाया जाता था। यहाँ पर यह बात स्मरणीय है कि अंतिम कत्यूरी नरेश जो वीरदेव था, उसने जब सतराली के ब्राह्मणों से जबरदस्ती अपनी पालकी ढोवाई थी, तो उन्होंने क्रोधावेश में आकर राजा को पालकी सहित पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। पहाड़ों में जिसे डंडे कहा जाता है उसी को देश के मैदानी भागों में कहार कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पहाड़ में जिसे डंडे कहा जाता है, मैदानी भागों में उसे क्या कहते हैं, कहार कहते हैं। तो जो मैदानी भाग के बच्चे हैं जिन्हें कहार का मतलब पता है, वो लोग समझ सकते होंगे कि डंडे क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कहानी जैसी दी है कि जो अंतिम कत्यूरी नरेश वीरदेव था, उसने जब सतराली के ब्राह्मणों से जबरदस्ती अपनी पालकी ढुवाई तो उन्होंने उसको पहाड़ से नीचे ही फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा शासक था चंद्रवंश का जिसे जो है पहाड़ से कैनियों द्वारा नीचे फेंक दिया गया था डोला पालकी जबरदस्ती करवाने के लिए, तो कौन था, अंतिम कत्यूरी नरेश वीरदेव। ठीक है, चंद राजाओं के समय 36 किस्म के राजकर होते थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कितने किस्म के कर चंदों के समय लगाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चंद राजाओं के समय 36 किस्म के राजकर होते थे, जिन्हें 36 कहते थे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट हो गया आपका ये। इन्हें थातवान, परगनाधिकारी, सीरदार या
रफ्तार के माफिक राजकोष में जमा करते थे। परंपरानुसार उपज का छठवां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो नॉर्मली जो है छठा भाग ही लिया जाता था टैक्स के रूप में। तो ये वाली लाइन आप याद कर लीजिएगा, जिसे क्या कहा जाता था, गल्ला छहाड़ा। ठीक है, तो जो गल्ला छहाड़ा किसे कहा जाता था, कभी क्वेश्चन आ गया तो गल्ला छहाड़ा यानी कि कर के रूप में छठा भाग उपज का जो लिया जाता था उसे गल्ला छहाड़ा कहते थे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। यह कर अनाज एवं नगद, जो गल्ला छहाड़ा था मतलब जो छठे भाग के रूप में उपज का लिया जाता था, ये नगद के रूप में भी लिया जा सकता था या फिर अनाज के रूप में भी, ये दोनों रूपों में लिया जा सकता था। जगत चंद के बरम ताम्रपत्र में भूमि का नगद कर निर्धारण करते हुए, ठीक है, जो जगत चंद का हमें बरम, ये देखिए आपको याद होना चाहिए, बहुत बार हमने पढ़ लिया है कि बरम ताम्रपत्र किसका था, जगत चंद का। ठीक है, बरम ताम्रपत्र किसका था, जगत चंद का। मूना कोट किसका था, लक्ष्मी चंद का। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए अब, क्योंकि बहुत बार रिपीटेशन हो गया इन सब चीज़ों का। तो जगत चंद का जो बरम ताम्रपत्र था उसमें भूमि का नगद निर्धारण करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संबंधित भूमि प्राप्तकर्ता से 6 बीसा जमीन के 30 पैसे कर के लिए गए थे। ठीक है, कितने लिए गए थे, 6 बीसा जमीन, यानी कि 6 बीसा जमीन के लिए 30 पैसे लिए गए थे कर के रूप में। इस हिसाब से 1 बीसा जमीन का कर मात्र 5 पैसे हुआ। ठीक है, अगर 6 बीसा जमीन का, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, 6 बीसा जमीन का अगर 30 पैसे कर है तो 1 बीसा जमीन का कितना होगा, 5 पैसे होगा। यहाँ पर बीसा शब्द 20 नाली के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बीसा शब्द यानी कि 20 नाली के लिए जो है बीसा शब्द है। नाली मतलब एक भूमि, जैसे आजकल फुट में नापते हैं, फीट में नापते हैं, मीटर स्क्वायर है ना, ऐसे नापते हैं। तो उस टाइम पे जो है नाली के रूप में, अभी भी पहाड़ों में नाली के जो यूनिट में जो है भूमि को नापा जाता है। क्योंकि कल्याण चंद के लखनऊ संग्रहालय, अब ये E73 वाला ताम्रपत्र भी हमने कल्याण चंद का पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, कि जो ये मैंने नंबर बोला था ना, आपको याद रखना है, कल्याण चंद का जो लखनऊ संग्रहालय में ताम्रपत्र है उसका नंबर याद रखना है E73। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कल्याण चंद का E73 ताम्रपत्र के बारे में। तो इस ताम्रपत्र में भी नाली शब्द का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है, जो लगभग 2 किलो अनाज के बराबर जो है माप रखता है। यानी कि जिस जमीन पर 2 किलो अनाज हो रहा है, मतलब वो नाली की यूनिट रखता है, नाली की माप रखता है। ठीक है, तो नाली जो है 2 प्रकार की होती थी। नाली कितने प्रकार की होती थी, 2 प्रकार की होती थी। एक होती थी बड़ी नाली, एक जो मतलब सोर में उसके ठीक आती थी। ठीक है, तो कत्यूर में जो है बड़ी थी। नाली कितने प्रकार की होती थी, बेसिकली नाली 2 प्रकार की यहाँ पे बताई गई है कि नाली 2 प्रकार की, यानी कि जो यूनिट है भूमि मापन की जो यूनिट है वो 2 प्रकार की होती थी। ठीक है, एक बड़ी नाली होती थी और सोर यानी कि पिथौरागढ़ में उसके ठीक आधी होती थी। इसी से यह किस्सा चल पड़ा था। ठीक है, इसी बात से ये किस्सा था एक, कि सोर की नाली कत्यूर कम्यूर को मानू, जे छुली खसम जे नानू। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। जॉन बेकेट ने 1872 में कत्यूर की नाली को ही पैमाना मानकर भूमि का बंदोबस्त किया था, जो जॉन बेकेट साहब थे। ठीक है, तो जॉन बेकेट ने 1872 में जो है जो भूमि का बंदोबस्त किया था वो किस आधार पे किया था, जो कत्यूर का नाली सिस्टम था। ठीक है, नाली जो माप थी उसी का आधार मानकर जो है जॉन बेकेट ने 1872 में भूमि बंदोबस्त किया था। तो 1872, यहाँ पर से एक क्वेश्चन बनता है आपका, लिखिए 1872 में जॉन बेकेट द्वारा भूमि बंदोबस्त किस आधार पर किया गया था, तो कत्यूर की नाली को पैमाना मानकर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। इसी को घुमा के अगर क्वेश्चन आता है कि 1872 का भूमि बंदोबस्त किसने किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1872 का भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो जॉन बेकेट ने किया था। किसने किया था, जॉन बेकेट ने किया था। ठीक है, ज्ञात होता है कि सभी प्रांतों में कर जो है एक सा नहीं था। माल भाबर माल पर्वत, ठीक है, माल भाबर यानी कि माल पर्वत में जो है अधिक था, यानी कि जो पर्वतीय भागों में जो है कम होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी दिक्कतें होती थी, आपदाएं आ जाती थी, मतलब उतनी फसल नहीं हो पाती थी। लेकिन मैदानी भागों, जो भाबर और ये तराई वाला क्षेत्र था, यहाँ पे जो है कर ज़्यादा लिया जाता था। 9 लखिया माल तराई वाले क्षेत्र को कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी उपज होती थी, है ना।
तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि चंदों के समय में पैसों का जो क्रय मूल्य है वो काफ़ी अधिक था और उपभोग्य वस्तुएं जो हैं सस्ती हुआ करती थी। भूमि की नाली मतलब जो भूमि की माप है वो कैसे करते थे, किन किन यूनिट्स पे भूमि को मापा जाता था, कि क्या क्या माप थी भूमि की। तो देखिए, नाली थी, ज्यूला थी, बीसा थी, अधाली, पालो, मसा, ठीक है, ये सब जो है भूमि की माप होती थी। 20 नाली जमीन लगभग 1 एकड़ क्षेत्र के बराबर होती थी। समझ लो आप, 20 नाली, 1 एकड़ ज़मीन कितनी होती है, तो 1 एकड़ ज़मीन जो है 20 नाली उस टाइम पे कहा जाता था, 20 नाली, ठीक है। तो 1 एकड़ ज़मीन बराबर 20 नाली होती थी। ऐसे ही एक मस्सा जो है 2 किलो से कम माप का होता था। जूला जो है 10 कुंतल के, जूला 10 कुंतल के, ये सारे नोट्स आप बना लीजिएगा। जूला कितना होता था, 10 कुंतल के बराबर। एक एकड़ यानी कि 20 नाली, ठीक है। अधाली जो है वो 15 किलो का होता था। भूमि कर के अलावा निम्नांकित कर भी जो है, अब भूमि कर तो हमने इतना पढ़ लिया, भूमि कर कैसे लगता था, 6वां भाग लगता था उपज का, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं, अन्य कर भी जो है लगाए जाते थे, जैसे कि जूलिया कर, ठीक है। तो जूलिया कर कहाँ लगता था, जूलिया कर जो है नदी के पुलों पर लगता था, इसे सांगा भी कहते थे, ठीक है। जो जूला कर लगता था ये नदी के पुलों पर लगता था, इसे सांगा भी कहते थे। उसके अलावा सिरती कर लगता था। सिरती कर जो था ये नगद कर था और प्रायः माल भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। इसी से सिरतान शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी, सिरती से, ठीक है। फिर है बैकर। बैकर जो है अनाज के रूप में लिया जाता था। बैकर कैसे लिया जाता था, अनाज के रूप में, मतलब नगद नहीं लिया जाता था, अनाज लिया जाता था इस कर में। राखिया जो होता था इसे रक्षिया भी कहा जाता था। और सावन के महीने में रक्षाबंधन, जो राखिया, देखिए राखिया से ही पता चल रहा है, इसको रक्षिया भी कहा जाता था। और सावन के महीने में रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय राखिया कर वसूला जाता था। पूत जो है नगद के बदले दिया गया अनाज होता था। भेंट, राजा और राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट को भेंट कर कहते थे, ठीक है। मतलब कि राजा महाराजा आ रहे हैं तो उनको जो है एक भेंट देनी पड़ती थी, तो इसे भेंट कर कहा जाता था, है ना। कोई आता है तो आप भेंट देते हैं उसी, तो उसी तरीके से। मांगा क्या होता था, युद्ध के समय लिया जाने, मतलब मांगा कौन सा कर होता था कि युद्ध के समय जो है लोगों से वसूला जाता था कि युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उनको अनाज चाहिए युद्ध में जाने के लिए, सैनिकों के लिए कपड़े लत्ते हैं ना, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, छुरी कटार, ये सब चीज़ें, तो लड़ाई करने वाली चीज़ें हो गई, पहनने वाली चीज़ें, खाने वाली चीज़ें, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो हैं युद्ध के समय लिया जाने वाले कर को मांगा कर कहते थे। क्या कहते थे, मांगा कर, ठीक है। फिर है साहू। साहू कर को साउली भी कहा जाता था, ठीक है। साहू कर को क्या कहा जाता था, साउली भी कहा जाता था। यह लेखक को देकर होता था, जो लेखक होता है उसके लिए होता था। रतंगली क्या होता था, यह भी लेखक के लिए कर होता था। इसका उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। किसका, रंतगली का। ये सारे इंपॉर्टेंट है, खासकर जिसमें ये ऐसे करके टिक लगे हुए हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है। फिर है खैनी कपिलनी, जो ये कुली बेगार आपने सुना होगा, उसके लिए खैनी कपिलनी कर लगता था। कटक जो है सेना से लिया जाने वाला कर जो होता था वो कटक होता था, ठीक है। कटक किसे कहते थे, सेना के लिए लिया जाने वाला कर, ठीक है। सेना के लिए लिया जाने वाले कर को कटक कहते थे। सियूक, राज सेवकों के लिए जो कर लिया जाता था, कि राज सेवकों को भी कुछ ना कुछ तो देना ही है ना, काम करने के बदले, जॉब कर रहे हैं भाई वो राज दरबार में, तो उनके लिए जो सेवक हैं, नौकरों को देने के लिए भी जो है प्रजा से ही कर लिया जाता था, तो उसको कहते थे स्यूक। क्या कहते थे, स्यूक। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है कमीनचारी, सयानचारी, ठीक है। तो किसानों से लगान वसूल करने वालों को, सयानों को देकर जो होता था उसको कमीनचारी, सयानचारी कहते थे। सीकदार नेगी क्या होता था, जो परगना अधिकारी को देकर होता था। लक्ष्मण चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपया जो है ठहराया गया, यानी कि जो सीकदार नेगी कर होता था वो 2 रुपये होता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग के पास बुक है तो आप पढ़ लीजिएगा। गरखा नेगी हमने पढ़ा था, परगने से नीचे जो है एक गरखा समुदाय होता है, ठीक है, फिर उसके नीचे गांव होता है। तो गरखा अधिकारी को, जो गरखा अधिकारी होता था उसके लिए जो देय कर होता था उसको गरखा नेकी कहते थे। कनक, मूनाकोट ताम्रपत्र में जो है कनक का उल्लेख मिलता है। यह शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, ठीक है, सोने की धूल के रूप में। हिलियानी अधूल, इसका उल्लेख सिंगाली ताम्रपत्र में मिलता है। बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता, हिलियानी अधूल, ठीक है। गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर डाला कहलाता था। डाला कर। कामगारों से लिया जाने वाला कर
मिझारी कर कहलाता था, जो कामगार होते थे उनसे लिया जाने वाला कर मिझारी कर, जिसे बाद में गोरखों ने भी लिया था। मिझारी कर को गोरखों ने भी बाद में कंटिन्यू रखा था। ठीक है। तान या डांड, तान या डांड क्या होता था? ये जो सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था, तान या डांड इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तान या डांड भी इंपॉर्टेंट है। घी बेचने वालों से घी कर लिया जाता था। हर परिवार पर लगा हुआ कर मौकर होता था, कि हर एक परिवार को कुछ ना कुछ कर देना ही पड़ता था, तो उसको मौकर कहते थे। ठीक है, किसी परिवार पर अगर कोई कर नहीं लग रहा है तो वो मौकर जरूर देगा। भात कर, बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगाया जाने वाला कर भात कर। गाय चराई कर क्या होता था? इसे तराई भाबर में गाय चराने वालों से लिया जाता था, तो ये गाय कर। भैंस कर, ट्रेल के अनुसार जो है, ट्रेल थे ना अंग्रेज, तो ट्रेल के अनुसार यहाँ प्रत्येक भैंस पर 4 आना, कितना? 4 आना कर जो है सालाना की दर से भैंस कर लिया जाता था। व्यापार कर बुनकरों से लिया जाता था, जैसे कि नमक कस्तूरी पर जो है व्यापार कर लगता था। खानों पर कर, खाने जैसे कि तांबा निकालने वाली जो खाने होती हैं उत्तराखंड में, वहाँ पर से जो है खानों पर भी कर लिया जाता था। ठीक है। इसी तरह से हमारा जंगलात कर हो गया, जंगलों के लिए। न्यौवाली कर हो गया, न्याय के लिए। जगरिया कर जो जागर लगाने वाले पुजारी ब्राह्मणों से लिया जाता था। रौलिया देवल्य कर हो गया, देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर, या फिर बलि या भोजन के लिए बकरे के लिए भी ये लिया जाता था। ठीक है। भाग जो है ये घराटों पर लगता था, जो ये घराटे नहीं होते हैं पहाड़ों में, उन पर भाग कर लगता था। ठीक है। तो इन सब करों के अलावा जो है पहरी या पौरी कर भी लगता था। ठीक है। कौन सा कर? पहरी या पौरी कर लगता था, जो रखवाली करने वाले, जो गांव की रखवाली करते थे उनके लिए। बखरिया कर सईस के लिए देकर होता था। घोड़ियालो कर किसके लिए होता था? राजा के घोड़ों के लिए जो है घोड़ियाली कर होता था। कुकरियालो कर कुत्तों के लिए होता था। बाजदार जो महाजन होते थे उनको देने के लिए कर होता था। ठीक है। इसके अलावा आपका बजनिया कर होता था, जो राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए लिया जाता था। और चौपदार कर कौन सा होता था? ये राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं, जैसे कि राजा की तलवार हो गई, ढाल हो गई, इन सबको ढोने वाले जो लोग होते थे उनके लिए चौपदार कर होता था। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त मेहर, ओढ़, नेलिया और तपनीय नामक कर, कौन से? मेहर, ओढ़, नेलिया, तपनीय नामक कर भी लिए जाते थे। राजा जो जमीन संकल्प, रौत या विष्णु प्रीति, विष्णु प्रीति भी गूंठ का ही एक रूप हुआ, जो मंदिरों के लिए भूमि दी जाती थी दान में, उसको विष्णु प्रीति। ठीक है। तो उनके लिए जो जमीन राजा जो है देता था, उससे संबंधित जो ताम्रपत्र है, पाटोपत्र है, में जमीन के स्वामित्व और उसमें जो है पहले से रह रहे लोगों की, जो कैनी हो जाते थे बाद में, उनकी संपत्ति आदि का उल्लेख कर देता था। ठीक है। नाट नठाली की जमीन प्रायः किसकी होती थी? राजा की होती थी, और जिसे औताली भी कहा जाता था। ठीक है। जो नाट नठाली की जमीन होती थी वो राजा की ही होती थी, जिसे औताली भी कहते थे। ताम्र शासन आदेश में राजा स्पष्ट उल्लेख करवा देता था कि भूमि जो है प्राप्तकर्ता व्यक्ति से सभी प्रकार के कर तोड़ दिए गए हैं, यानी कि जिसको वो भूमि दे रहा है उससे अब कोई कर नहीं होगा, वह सब प्रकार के द्वंद्व से विशुद्ध है। उस जमीन का उपयोग राजा और उसके वंशज कराएंगे तथा प्राप्तकर्ता के वंशज भोगेंगे। ठीक है। भूमि की जो उपयोग है वो राजा और उसके वंशज कराएंगे, लेकिन जो प्राप्तकर्ता है, जिसने भूमि प्राप्त की है, वो जो है उसका लाभ भोगेंगे। कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का वचन भंग ना कर दे अथवा दी गई जमीन को ना छीने, इसके लिए भूमि संबंधी संस्कृत श्लोकों का भी ताम्रपत्र में जो है उल्लेख किया जाता था। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी उस टाइम पे, कि अब यार ताम्रपत्र कहीं खो गया फिर क्या होगा, तो इसीलिए ताम्रपत्र बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ होती थी उस टाइम पे। ठीक है। क्योंकि मिट नहीं सकता था, सीधे उत्कीर्ण किया जाता था वो। ठीक है, शिल्पकारों के द्वारा। तो ताम्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण होता था अगर राजा किसी को भूमि दान में देता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो कर हैं ये आप बहुत डिटेल से, मैंने तो ऐसे ऊपर ऊपर आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आप बहुत डिटेल से इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आपको 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कर भी जो है कुछ सिरतान कर हो गया, ये कुछ कर जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।